हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम देखेंगे 17 फरवरी के करंट अफेयर्स और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू दे दूं। आज एनजीटी के बारे में है, उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके बाद आरटीआई, उसके बाद कुछ स्टैटिक्स एआई के फील्ड में, उसके बाद सबरीमाला, उसके बाद इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और उसके बाद चेस के रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो एनजीटी क्लियर्स ग्रेट निकोबार साइट्स स्ट्रेटेजिक रोल, नो गुड ग्राउंड टू इंटरफेयर। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट के 81,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को कहा है कि इसमें कोई लीगल रीज़न नहीं है इंटरफेयर करने का, और इसको एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब जो बड़ी शिप्स होती है वो इंडिया के ईस्टर्न साइड में नहीं आ सकती, क्योंकि ये एमरजेंट कोस्ट है। एमरजेंट कोस्ट का मतलब कोस्ट धीरे 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 ऐसे कम होता है, ये ऐसे ऐसे यहाँ तक पानी आता है। तो इसमें देख सकते हैं कि बड़े जहाज़ें जो हैं यहीं पे फंस जाएंगी दूर तक। तो इसलिए इंडिया के ईस्टर्न साइड में कोई मेजर पोर्ट है नहीं। एक विशाखापट्टनम पोर्ट है, तो ज़्यादा पोर्ट्स नहीं है, ज़्यादा पोर्ट्स वेस्ट की ओर हैं। तो इसी के लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यहाँ बनाया जाएगा ताकि बड़े शिप्स को वहाँ लगा दिया जा सके और उससे फिर छोटी शिप्स में वापस से इंडिया में लाया जा सके। उसके बाद एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके बाद एक पावर प्लांट, उसके बाद एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप। अब जो है इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम्स थी। तो 130 स्क्वायर किलोमीटर की फॉरेस्ट को डाइवर्ट करना था, करीब 10 लाख ट्रीज़ को गिराना था, और इसमें ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के एरियाज़ भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे लिए स्टैटिक एज है आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 2010 में इस्टेब्लिश हुआ, एनजीटी एक्ट 2010 के बाद। इसके पर्पस क्या है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और स्पीडी जस्टिस। और इसे कौन कौन से लॉ से बैकिंग मिलती है? इसके एनजीटी एक्ट के शेड्यूल 1 में कुछ कुछ लॉ लिखे हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। वाटर एक्ट हो गया 1974, एयर एक्ट 1981, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये सब का डेट, ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पूछ सकता है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और कुछ कुछ ब्रांचेस भी हैं, जैसे कोलकाता में हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए, ऐसे कुछ कुछ ब्रांचेज हैं, लेकिन मेन हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में है। मेंबर्स कौन से हैं? चेयरपर्सन एक, और जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर। जुडिशियल मेंबर कितने हो सकते हैं? नॉट लेस देन एटलीस्ट 10 हो सकते हैं और नॉट मोर देन 20। एक्सपर्ट मेंबर भी एटलीस्ट 10 और नॉट मोर देन 20। अब आते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स पे। तो ये पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, जो इंटरनेशनली जो है रिकॉग्निशन देता है। तो सबसे पहले इसमें कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट वंस। अंडमान निकोबार में 836 आइलैंड्स हैं, 10 डिग्री चैनल है इसमें। किसे सेपरेट करता है? अंडमान को निकोबार से। उसी तरह 10 डिग्री से याद आया, 8 डिग्री किसे करता है? मालदीव्स को मिनिकॉय से। 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, और इसी तरह 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। इसका कैपिटल है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर था पहले, इसका नाम चेंज हो गया है, और कुछ कुछ आइलैंड्स के भी नाम चेंज किए गए हैं, ये मैंने यहाँ लिखा है। तो नील आइलैंड्स को शहीद द्वीप, हैवलॉक आइलैंड्स को स्वराज द्वीप, रॉस आइलैंड्स को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो आगे देख लेते हैं इसके ग्रेटेस्ट पीक को। इसका नाम है सैडल पीक, और यहाँ पे ही बैरन आइलैंड्स हैं, जो कि इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो है। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में भी पूछा था।
और इसी में एक डंकन पैसेज है जो कि रटलैंड आइलैंड को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो ये सब चीज़ अंडमान से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ये एक झटके में ख़त्म। अब आगे ईडी जो है बार बार न्यूज़ में रह रहा है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी देख लेते हैं। ये 1956 में एस्टेब्लिश हुआ और ये वांचू कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ। ये है वांचू कमेटी और किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं है। स्टैट्यूटरी भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। कौन कौन से लॉ को इन्फोर्स करता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंजर्स एक्ट। तो इन्फोर्समेंट रिलेटेड ये न्यूज़ था। अब आरटीआई से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो पहले जो आरटीआई एक्ट में था कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज किया जा सकता है, लेकिन 2023 में एक अमेंडमेंट आया कि पर्सनल डेटा अब जो है सारे केस में लगभग सारे केस में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो उसी पे एक्टिविस्ट और कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है आरटीआई को वीकेंड कर दे रहा है। अब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई न्यूज़ है तो उससे रिलेटेड तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम लोग जो है इस पे स्टे तो नहीं लगा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड स्टैटिक एज में हमारे पास है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटी एक्ट 2005। सिटीजन क्या इन्फॉर्मेशन किससे ले सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज से। टाइम लिमिट 30 डेज है नॉर्मल कंडीशन के लिए, 48 आवर्स है लाइफ एंड लिबर्टी केसेस के लिए। और इसे बैकिंग कहाँ से मिलती है? फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच से। और ये कॉन्फ्लिक्ट है राइट टू प्राइवेसी के लिए, तो मैंने यहाँ केएस पुट्टास्वामी जजमेंट के लिए भी है। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये भी यूपीएससी का PYQ है। अब आगे देखते हैं कुछ स्टैटिस्टिक फैक्ट्स। तो AI पावर्ड भारत विस्तार ऑल सेट टू बी लॉन्च टुडे। तो आज जो है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो हैं शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा, ये दोनों भारत विस्तार को लॉन्च करेंगे। भारत विस्तार करेगी क्या? फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन देगी उनके लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। और वो कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, फ़ोन नंबर है 155261। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? तो क्रॉप प्लानिंग मिलेगा, पेस्ट वेस्ट, वेदर फॉरकास्ट, मार्केट का स्कीम इंफॉर्मेशन वगैरह, स्कीम्स वगैरह कुछ। तो यही सब मिलेंगे और उनको लोकल लैंग्वेज में भी मिलेगा। तो ये बहुत आसानी होगा उनको कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। कौन कौन से स्कीम्स कवर किए जाएंगे इसमें? PM किसान, PM फसल बीमा योजना, PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान और किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पे मिलेगा। तो भारत विस्तार ये किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चरल से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं एक और बोधन AI। तो भारत सरकार जो है AI टूल्स को जो है अब एजुकेशन में इंटीग्रेट करने का प्लानिंग कर रही है। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बोधन AI, IIT मद्रास ने सेटअप किया है। तो वही AI टूल्स बनाएगी इंडियन लैंग्वेजेस में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, उसके बाद अपने लैंग्वेज में एजुकेशन, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, ये सब चीज़ें। तो उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स है। तो बोधन AI पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन कौन से सब्जेक्ट में है? स्टेट लिस्ट में। अब आगे जाते हैं। तो अब आते हैं अपने नई न्यूज़ पर, सबरीमाला का। तो सबरीमाला का इशू ये है कि ये सबसे पहले केरल में है। इसके डीटी लॉर्ड अयप्पा हैं। इसके ट्रेडिशन है कि वेमेन 10 से 50 साल की, इनको अर्लियर अलाउड नहीं किया था क्योंकि अयप्पा जो है नैतिक ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए जो है 10 से 50 साल की वेमेन को एंट्री जो है इस पर बैन था।
तो 2018 में 5 जज के बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि ये बैन जो है वुमेन पर, ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, आर्टिकल 15 को वायलेट करता है, आर्टिकल 25 को वायलेट करता है। तो उसी पर बाद में ढेर सारे प्रोटेस्ट होने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो ये 2018 वाले बैन हम कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन इसे हम रिव्यू के लिए देंगे लार्जर बेंच को। तो वही बेंच अब 2026 में बैठेगी, अप्रैल में सुनवाई होगी इसकी। तो कितने जज की बेंच होगी? 9 जज की। तो उसी पर पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये पहले सपोर्ट कर रही थी वुमेन एंट्री को, लेकिन अभी जो है इलेक्शन के कारण अब रिलीजियस सेंटिमेंट को भी अपीज कर रही है। तो इसके लिए अभी दो धारी तलवार है। तो इससे रिलेटेड इतना ही था। अब आगे देखते हैं। इलेक्शन कमीशन टू शो ऑल इन वन ऐप टू स्टेट पैनल्स विद ऑफर टू डेवलप वर्जन्स। तो इलेक्शन कमीशन जो है अपने एक डिजिटल ऐप के साथ आया है, जिसमें सारे पुराने ऐप्स को वापस से इसी में कंबाइन कर दिया गया है। तो उस नए ऐप का नाम है ECI नेट। तो वही पहले सबके सेपरेट ऐप्स होते थे, वोटर्स के लिए अलग ऐप, इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए अलग ऐप, कैंडिडेट्स के लिए अलग ऐप, इलेक्टोरल रोल के लिए अलग ऐप। तो इस सारे ऐप को एक ऐप में कंबाइन कर दिया गया है ECI नेट में। तो इसी को अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिखाएगी 24 फरवरी को। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ था। तो स्टैटिक एज में हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 कब हुआ एस्टेब्लिश्ड? 1950s में। शायद इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे कौन? सुकुमार सेन। अब आते हैं इसके कंपोजिशन पे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो TN सेशन के पहले सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन होते थे, और पोस्ट TN सेशन के बाद जो है उसमें अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। तो अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इसके रिमूवल चीफ इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट जज के जैसे रिमूवल होगा, और इलेक्शन कमीशन का प्रेसिडेंट ही कर देंगे CEC के रिकमेंडेशन पर। फंक्शन क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना। और एक बात कि ये पंचायत और म्यूनिसिपल का इलेक्शन नहीं करवाती है, वो कौन कराती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो पंचायत का इलेक्शन 243K में है और म्यूनिसिपल का 243ZA में। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करती है? गवर्नर अपॉइंट करती है। तो अब आगे जाते हैं। कार्लसन क्लेम्स 21st वर्ल्ड टाइटल आफ्टर पुलिंग रैबिट आउट ऑफ हैट। तो इसमें बस एक स्टैटिक फैक्ट्स ये है कि FIDE के फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल कर ली है। तो इससे रिलेटेड इतना ही। आज वीडियो काफ़ी छोटी थी, तो इतना ही। आज चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में डालिए। जो भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।